नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हरि प्रबोधिनी एकादशी पर आस्थावानों ने किया गंगा स्नान, तुलसी विवाह की परंपरा का हुआ निर्वहन। लमही में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने की शिरकत। दबंगों द्वारा मारपीट मामले में पीड़ित ने एम्बुलेंस से पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। और बीएचयू मालवीय भवन में मालवीय जी के ठाकुर जी की हुई पुनर्स्थापना। और अब खबरें विस्तार से। हरि प्रबोधिनी एकादशी पर आस्थावानों ने गंगा स्नान किया। इसके साथ ही तुलसी विवाह की परंपरा का निर्वहन हुआ। कार्तिक हरि प्रबोधिनी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मान्यता है कि भगवान विष्णु इस तिथि पर योग निद्रा से जागते हैं। वहीं हरि प्रबोधिनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी जी का पूजन अर्चन किया जाता है और इस दिन काशी में विभिन्न स्थानों पर तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। इसी कड़ी में प्रबोधिनी एकादशी पर भोर से ही लोगों ने गंगा घाटों का रुख किया और गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के बाद दान पुण्य किया। श्रद्धालुओं ने मान्यता के अनुसार माता तुलसी का पौधा गन्ना खरीदकर तुलसी विवाह किया और विधिवत पूजन अर्चन किया गया। महिलाओं ने इस परंपरा का निर्वहन किया। घाट के पुरोहित पंडित वासुदेव ने प्रबोधिनी एकादशी तुलसी विवाह के महत्व के संदर्भ में जानकारी दी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि के जागने का पर्व देवोत्थान एकादशी मनाया जाता है। इस तिथि को देव उठनी एकादशी और हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान 4 महीने योग निद्रा में चले जाते हैं। देवोत्थानी एकादशी पर उनके जागने के साथ विवाह समेत सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इसी दिन तुलसी शालिग्राम विवाह भी होता है। इस दिन घरों में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी के गमले को गेरू से रंग कर उस पर ईख यानी गन्ने से मंडप बनाया जाता है। पूजा के बाद गमले पर चुनरी उड़ाई जाती है और श्रृंगार सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं। फिर शालिग्राम जी का सिंहासन लेकर तुलसी के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते हुए पूजन अर्चन किया जाता है। दान और स्नान चल रहा है आज ये प्रबोधिनी एकादशी है। 4 महीना शयन के बाद आषाढ़ की शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक एकादशी तक भगवान विष्णु का शयन व्रत। एक तो पुण्य महीना कार्तिक और दूसरे आज भगवान का शयन उठा है। आज से सारे शुभ कर लग्न वगैरह शुरू हो जाएगा। इसलिए आज जो है तुलसा विवाह होता है। आज के दिन ये गन्ने का जो है पूजन करके गन्ने की कटाई और पेराई शुरू होती है। इसलिए ये पुण्य दिन पुण्य तिथि, इसीलिए इतना भीड़ भाड़ स्नान दान हो रहा है। आज के दिन गन्ना वगैरह काफी बिकता है जी, इसलिए कि आज के दिन गन्ना का ही शुभ किया जाता है उसको, क्योंकि किसान जो है गन्ना बोने वाले किसान जब तक या आज के दिन उसका पूजन नहीं कर लेते तब तक उसको मुफ्त नहीं लगाते। आज पूजन करने के बाद वो अपने उसको भगवान का अर्पण कर। ये पर्व है भगवान कृष्ण का तुलसी के साथ विवाह। 1 महीना यहाँ स्नान औरतें करती हैं। उसी में पर्व में आज जो तुलसी का विवाह होगा। तो आज के इस स्नान से क्या फल की प्राप्ति होती है? बहुत फल की प्राप्ति होती है। फल तो पूछने नहीं है, अपार फल है। मुंशी प्रेमचंद के स्मारक स्थल पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने शिरकत की। जिलाधिकारी एस राजलिंगम लमही में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मुंशी प्रेमचंद के स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंचे। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के निवास स्थान पर विकसित
भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में समाज कल्याण, खाद्य एवं रसद, जिला नगरीय विकास अभिकरण, स्वास्थ्य सहित अन्य सभी ने कैंप लगाया है। इस कैंप में सभी संबंधित विभाग द्वारा अपनी अपनी योजनाओं के लाभार्थियों को संतृप्त किए जाने का सत्यापन करने के साथ अन्य छूटे पात्र लोगों की पहचान करके उनका रजिस्ट्रेशन कराने का कार्य कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि कैंप में सभी विभागों द्वारा संतृप्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। यदि कोई पात्र व्यक्ति अगर छूटा हो तो इस कैंप में आकर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकरण करा सकता है। एलईडी वैन के द्वारा प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुई संकल्प यात्रा की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये एलईडी वैन एक दिन में 2 वार्डों में जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और प्रधानमंत्री का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त व क्षेत्र के पार्षद संघ मुंशी प्रेमचंद के स्मारक पर माल्यार्पण किया तथा उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का संग्रह, प्रयोग की गई वस्तुएं, रेडियो, लालटेन आदि देखा। इसके पश्चात लाइब्रेरी भवन को देखा जो प्रयोग में नहीं है। इसे मेंटेन करने तथा साफ सफाई व परिसर में गार्डनिंग कराने का भी नगर आयुक्त को निर्देश दिया। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर एक ऑडियो विजुअल तैयार कराने की बात कही जिससे लोगों को उनके बारे में जानकारी हो और उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत बने। रसद आपूर्त विभाग, चिकित्सा विभाग, दबंगों द्वारा मारपीट मामले में पीड़ित ने एम्बुलेंस से पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। 2 दिन पूर्व दबंगों द्वारा मारपीट मामले में पीड़ित एम्बुलेंस से न्याय की गुहार लगाने कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचा। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व पीड़ित के साथ दबंगों ने मारपीट की थी। मारपीट में पीड़ित शंकर सेठ को गंभीर चोटें आई थी। पीड़ित ने पुलिसिया कार्रवाई में हीला हवाली का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर से पीड़ित के परिवार ने मुलाकात की। एडिशनल कमिश्नर ने पीड़ित को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये मामला लक्सा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एम्बुलेंस में मरीज आया है, इसमें हमने देखा है पर्सनली। ही वांटेड टू, मतलब वो मिलने के लिए आया। हमको ऐसा नहीं आना चाहिए, तो पहले इलाज होना चाहिए था। थाने में गए हैं, वहाँ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, वो छोटा मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी इनका कहना है ये धारा बदलना चाहिए। सो मैं इस तरीके की थाने प्रकार में ना होने पर ये पीड़ित यहाँ आया है। नहीं देखिए, मॉनिटरिंग हो रहा है जी, ऐसा नहीं है। हम रोज पब्लिक ग्रीवेंसेस देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी कमी आ रहा है तुरंत एक्शन हो रही है ना। आपको पता है ऑनलाइन में हम सबको जोड़ा रखा है, सभी अधिकारी ऑनलाइन में है, पब्लिक के सामने। इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग कंप्लेंटेंट भी सेटिस्फाइड है ना। उनके सामने आदेश निर्गत हो रहा है। जो आदमी जो सेटिस्फाइड नहीं है, अपना जो कानून कार्रवाई में संतुष्ट नहीं है, वो हमारे पास आ जाते हैं। तुरंत उनके सामने जो है हम ऑनलाइन में कनेक्ट करते हैं, एसओ के साथ, इंस्पेक्टर के साथ, एसीपी के साथ। तो वहीं का वहीं मैटर हल हो जाता है, दूर कर देते हैं। जो कमी है उसको हम सही भी कर रहे हैं। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। अब निश्चित रूप से आप देख रहे हो, आप स्वयं देख रहे हो, इट इज़ हैपनिंग वेरी गुड हियर एवरीवेयर। लेकिन सर थाने में अगर कुछ लापरवाही हुई होगी तो उस पर नहीं, जांच हम करा रहे हैं। सीनियर ऑफिसर लेवल में जांच कराएंगे। अगर दोषी आया, मिनिमाइजेशन ऑफ क्राइम हो, तो उनको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सर पीड़ित का ये भी आरोप है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पीड़ित आरोप लगा रहा है। नहीं, एफआईआर हो गया, हमने देखा है 323 504 में हुआ है। तो उनको मेडिकल आधार पर ठीक धारा लगना चाहिए था। वो उसका जांच का विषय है, जांच करेंगे, समुचित कार्रवाई करेंगे। अगर दोषी है किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं, दुकान से आ रहा था, वो रास्ते में क्या हुआ हम तो थे नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं। लड़का को होश
नहीं आए, बोले बसा बसी हुआ, उसी में राड से मार दिया। हमको होश नहीं कुछ, मोबाइल पर्स का हुआ कुछ पता ही नहीं चला। तो बाद में हम और इसके अलावा कुछ नहीं बताया, क्या हमको होश नहीं है। थाने पे गए थे, थाने पे गए थे आप? बोला छोटा मोटा है और क्या, थाने पे कार्रवाई आपकी? बोला छोटा मोटा करेंगे, हाँ। बस और कुछ नहीं बोला। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी ये किससे मिली हैं आप? जब वहाँ से इंसाफ हमको नहीं मिला तब हम यहाँ इंसाफ के लिए आए। क्या बोले हैं, क्या आश्वासन दिए हैं? बोले करेंगे, बस इतना ही बोला। लग रहा है आपको, उम्मीद क्या है? उन्होंने इंसाफ वहाँ से नहीं मिलेगा तब यहाँ आए। बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान में छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित जड़ता राजा महानाट्य मंचन के दूसरे दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। मुगलों ने हमारी संस्कृति पर हमला कर मिटाने के कई प्रयास किए। इतिहास गवाह रहा है कि हमारी संस्कृति को किस तरह तोड़ा मरोड़ा गया है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने मुगलों के गुलामी को अस्वीकार करते हुए स्वतंत्रता और साम्राज्य स्थापना के संकल्प का बीज बोया। जड़ता राजा महानाट्य का मंचन देखने पर इतिहास के दृश्य आंखों के सामने तैरते नजर आ रहे हैं। किस तरह विपरीत परिस्थितियों में वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर स्वतंत्रता के संकल्प को जलाए रखा। गोरिल्ला शैली का युद्ध और जल सेना का गठन प्रथम बार वीर शिवाजी ने ही किया। इस महानाट्य को देखने आए हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शकों से आह्वान करूंगा कि आप सभी ऐसा संकल्प लेकर जाएं कि वीर शिवाजी का भगवा झंडा कभी झुकने नहीं पाए। ये बातें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर खेल मैदान में आयोजित जानता राजा महानाट्य के मंचन में मुख्य अतिथि के तौर पर कही। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नौजवानों से कहा कि काशी का रिश्ता वीर शिवाजी से आशीर्वाद का है। काशी के विद्वान वेद मूर्ति पंडित विशेश्वर भट्ट ने ही 6 जून 1674 को महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक कर तिलक लगाया था। सेवा भारती के तत्वावधान में आयोजित इतने बड़े कार्यक्रम से निकली आवाज सिर्फ काशी ही नहीं अपितु पूरे देश को जगाने का कार्य करेगी। वीर शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित महानाट्य जानता राजा के मंचन के बीच उपस्थित विशाल जन समूह को राष्ट्र शपथ दिलाई गई। जानता राजा महानाट्य का मंचन 21 नवंबर से 26 नवंबर तक बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में सेवा भारती के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। मंचन के दूसरे दिन मिर्जापुर और भदोही जिले के लोगों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर शिवाजी के जीवन पर आधारित नाटक को देखा और बीच बीच में जय भवानी हर हर महादेव जैसे गगन भेदी जयकारे गूंजते रहे। बीएचयू मालवीय भवन में मालवीय जी के ठाकुर जी को पुनर्स्थापित कर पूजन किया गया। बीएचयू के मालवीय भवन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के ठाकुर जी पुनर्स्थापित कर कुलपति प्रोफेसर एसके जैन द्वारा पूजा पाठ की गई। जब से बीएचयू का निर्माण हुआ तब से संस्थापक महामना मालवीय जी रोजाना राधा कृष्ण के इस देव विग्रह की पूजा करते थे। काशी में दशकों बाद महामना के ठाकुर जी की वापसी हुई है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जिस राधा कृष्ण प्रतिमा की नित्य पूजा करते थे वो प्रतिमा आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिर से स्थापित कर दी गई। 1946 में महामना के निधन के कुछ साल बाद ये प्रतिमा प्रयागराज स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंच गई थी। आज फिर से देवोत्थान एकादशी के मौके पर इस प्रतिमा को मालवीय भवन में रखा गया और विधिवत पूजा पाठ की गई। राधा कृष्ण चरण कमलेषु प्रियतां नमः। पूर्णा सफला संतु पूर्णा। भगवान की सेवा हम लोग करते थे। ये मंदिर जो है ठाकुर जी भगवान गए थे। लड्डू गोपाल का कपड़ा नहीं लाया। आज एकादशी के दिन, आज देवोत्थान एकादशी है। 250 साल पुरानी जो प्रतिमा है आज वो मालवीय भवन में स्थापित हुई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, यहाँ पे स्थापित हुई है क्योंकि ये उनकी कर्म भूमि है। अभी तक जो मूर्ति थी, जो पूजा होती थी इनकी, वो
भारती भवन पाठक के अंदर मेरे घर पे, वहाँ पे उनका मंदिर है, वहाँ पे उनकी पूजा होती थी और मेरे ही पापा मम्मी ताई जी ताऊ जी हम सब पूजा करते थे। इनफैक्ट पापा बताते हैं कि उनकी जो दादी और बाबा हैं वो जो देखे हैं पापा लोग मेरे कि तब से वो पूजा करते आए हैं। इनफैक्ट मालवीय जी का जो एक जीवन है, जैसे हम परेशान होते हैं तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, वैसे ही मालवीय जी के लिए वो मंदिर था, वहाँ पे उनको शांति मिलती थी, वहाँ पे उनका रामायण है, वहाँ पे उनकी बहुत सारी पुरानी वस्तुएं हैं जी। तो जन्म स्थान से कर्म भूमि तक प्रतिमा को स्थापित करने के पीछे का क्या उद्देश्य था? जी देखिए, उद्देश्य ये है कि वो मकान जो है वो बहुत पुराना है, करीब 500 साल पुराना है जैसा मैं सुनती आ रही हूँ, हो सकता है उससे भी पुराना हो। तो वो बहुत जर्जर स्थिति में है और वहाँ पे हम लोग रहते हैं और यहाँ पे आने का एक ही मकसद है, क्योंकि वहाँ पे अभी सरकार, हम चाहते हैं कि एक उचित, सरकार को जो उचित लगे वो वहाँ पे करे, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय धरोहर है। मालवीय जी का जो जन्म स्थान है, मालवीय जी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है मालवीय जी कौन थे या क्यों है, उनका वो धरोहर क्यों है, सबको पता है और सब मेरी बात से ये अग्री भी करेंगे कि वो उनकी धरोहर है, वहाँ पे उनका जन्म था। तो ये सरकार को संरक्षित करना चाहिए, इसके उस पर कुछ स्टेप लेने चाहिए। तो यहाँ पे लाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि वहाँ पे अगर कुछ बने, स्मारक बने या जो भी सरकार उचित समझे, क्योंकि सरकार कुछ ज़रूर सोचेगी, क्योंकि सरकार ने ही भारत रत्न दिया है जो कि एक बहुत बड़ी उपाधि है और मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे बने। इसका एक और भी रीज़न है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू ऑलरेडी एक बार दिया था जब उन्हें भारत रत्न मिला था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मालवीय जी को नहीं जानते हैं। मालवीय जी को सिर्फ एक BHU के नाम से ही जानते हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कितना काम किया है शिक्षा के क्षेत्रों में, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। तो इतना लोगों को नहीं पता है मालवीय जी की जो हिस्ट्री है, क्योंकि हमको क्या है ना कि हमको उनकी जो उनकी लाइफ हिस्ट्री है उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए, उससे एक शिक्षा लेनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये चीज़। जैसे अगर वो राष्ट्रीय धरोहर बन जाएगा वहाँ पे, तो एक लोगों के पास एक वहाँ पे आएंगे, वो वहाँ पे उनकी बातें देखेंगे कि वो कैसे थे, उनकी लाइफ हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया। जब वो इंसान एक BHU बना सकता है, इतनी बड़ी संस्थान बना सकता है जहाँ से हज़ारों लाखों लोग स्टडी करते हैं और निकलते हैं और बड़े बड़े पोजीशंस पे जाते हैं, तो क्यों नहीं उनके जो जन्म स्थान है जहाँ पे उनका जन्म हुआ, तो हम क्यों नहीं उसको संभाल करके रखें। जब एक इंसान ने BHU बना दिया, तो क्या हम उनके लिए कुछ स्मारक नहीं बना सकते, उनके जो जन्म स्थान है उसको संरक्षित नहीं कर सकते? तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। सर, आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जो है ठाकुर जी आज BHU के मालवीय भवन में स्थापित हुए हैं जी, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही गौरव और बहुत ही हमारे लिए एक अच्छी बात है कि महामना के जो ग्रैंडसन हैं, जो उनके पौत्र हैं गिरधर मालवीय जी, हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, उनका ये इच्छा थी कि ठाकुर जी को यहाँ स्थापित किया जाए और इसको आज किया गया है पूरे विधान के साथ। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा कार्यक्रम रहा। सर, मालवीय भवन BHU की एक बहुत बड़ी संस्थान है, BHU की एक मंदिर भी है जहाँ मालवीय जी निवास करते थे, तो इसको समृद्ध कब तक किया जाएगा मालवीय भवन को? देखिए, मालवीय भवन की समृद्धि हम लोगों के दिल में है। हम लोग मालवीय जी के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, मालवीय भवन के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, नहीं, जो बाहर से तमाम दर्शक और तमाम जो देश दुनिया से लोग आते हैं, तो पहले जब आते हैं तो मालवीय भवन में ही अपना माथा टेकते हैं जी, और यहाँ उनको उपासना स्थल और हाल के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। तो मालवीय जी से संबंधित चीज़ों को क्या यहाँ पे संरक्षित भी किया जाएगा? क्या हमारे जो ऑनरेरी डायरेक्टर हैं प्रोफेसर राजा राम शुक्ला और उनके साथी हैं प्रोफेसर श्री कृष्ण त्रिपाठी, उनको पूरा अधिकार है कि वो इसको कैसे आगे बढ़ाएं और उनका जो भी उचित प्रस्ताव होगा उसको हम पूरी तरह से विचार करें। आज महामना के इस तपोभूमि में, जो कि उनका निवास स्थान भी है, जिसे हम मालवीय भवन नाम से जानते हैं,
जब मालवीय जी यहाँ निवास करते थे तो वह अपनी पूर्वजों की राधा कृष्ण की मूर्ति का यहाँ पूजन किया करते थे। अंतिम क्षण तक उन्होंने यहाँ पूजन किया। उनके दिवंगत होने के पश्चात ये मूर्तियाँ उनके पैतृक निवास स्थान प्रयागराज चली गई। आज 77 वर्ष बाद पुनः हमारे कुलाधिपति महोदय माननीय गिरधर मालवीय जी एवं हमारे कुलपति जी की प्रेरणा से वे देव विग्रह यहाँ आए हैं। देवोत्थान एकादशी के शुभ पर्व पर यहाँ उसकी स्थापना हो रही है ताकि विश्वविद्यालय के छात्र, कर्मचारी एवं परिवारगण उसका दर्शन करें और पुण्य का प्राप्ति करें। मूर्ति लगभग कितनी पुरानी है? ये ऐसी मान्यता है कि इस मालवीय जी के पितामह के काल से यह पूजन हो रहा है, अतः यह अंदाज लगाया जा सकता है कि यह 250 साल पुरानी मूर्ति है और जो कृष्ण की मूर्ति है वो शालिग्राम शिला की है। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? यही रहेगी? ये मालवीय भवन में ही यह स्थापना होगी। यह ईशान कोण में एक कक्ष है जिसके बगल में उनका किचन एवं विश्राम गृह है। उसी ईशान कोण में रूम में हम लोगों ने एक सामान्य मंदिर का निर्माण करके उसमें ये स्थापना हो रही है। सनबीम सन सिटी में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त खेल परिसर का उद्घाटन हुआ। सनबीम सन सिटी में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त खेल परिसर ऑप्टिमस का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नए इंडोर खेल परिसर ऑप्टिमस में सभी आमंत्रित लोगों के स्वागत के साथ हुई। खेल परिसर ऑप्टिमस में 3 बैडमिंटन कोर्ट, 1 विशाल बास्केटबॉल कोर्ट और एक अच्छी तरह से सुसज्जित जिम शामिल है। अध्यक्ष सनबीम समूह डॉ दीपक मधोक ने विशेष अतिथियों के साथ सपने देखो, विश्वास करो और हासिल करो के प्रेरक मंत्र से सजी एक झांकी का अनावरण कर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सम्मानित अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों ने बैडमिंटन और बास्केटबॉल के रोमांचक मैत्रीपूर्ण मैचों का आनंद लिया। छात्रों की जीवंत ऊर्जा ने मैदान को रोमांचित कर दिया, जिससे सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों ने सराहना की और करतल ध्वनि कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सनबीम ग्रामीण स्कूल की कक्षाओं में वर्चुअल असिस्टेंट तकनीक एलेक्सा का उपहार देकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई, जिससे छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ दीपक मधोक ने समय विकास को बढ़ावा देने के लिए सनबीम सन सिटी में खेल और शिक्षा दोनों की अभिन्न भूमिका पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में आशीष राय, अर्चना सिंह, एस सरिता राव सहित सम्मानित अतिथि और अभिभावक उपस्थित रहे। आप गर्ल्स को एजुकेशन में ज्यादा प्राथमिकता Sharma's score in the World Cup match. मुझे रोहित शर्मा के बारे में यह जानकारी मिली। पिछले रविवार को एक मैच में कुल 47 रन। अच्छा, आप हिंदी भी बोलती हैं? ओके गूगल, आप हिंदी में भी बोलती हैं? मेरी भाषा बदलने के लिए गूगल होम एप्लीकेशन खोलें। स्क्रीन पर सबसे ऊपर दाईं ओर अपनी प्रोफाइल फोटो या नाम के पहले अक्षर पर टैप करें। इसके बाद असिस्टेंट की सेटिंग्स, फिर भाषाएं पर टैप करें। ओके गूगल, आज का तापमान बनारस का बताएं। आज वाराणसी में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 15 की संभावना है। हेड गर्ल कहाँ है? ऑप्टिमस स्पोर्ट्स एरिना एक क्रीड़ा स्थल का, विशाल क्रीड़ा स्थल का, जिसमें करीब 22,000 स्क्वायर फीट में बास्केटबॉल,
बैडमिंटन, योगा, जिम के इंडोर कोर्ट हैं, उसका उद्घाटन हुआ है। ऑप्टिमस में बच्चों के खेलों को और खेल प्रतिस्पर्धाओं को बहुत अच्छी एक दिशा मिलेगी और मैं समझता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में इस तरह का वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी पहली बार हो रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया जाएगा, बैडमिंटन का, बास्केटबॉल का। और आज इसका उद्घाटन हुआ है। इस प्रकार इसके फ्लोरिंग, इसके सारी इक्विपमेंट्स पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हैं। सनबीम सन सिटी में सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे स्टेडियम है, फुटबॉल की फील्ड्स हैं, स्केटिंग ग्राउंड्स हैं, बैडमिंटन का एक और कोर्ट है इंडोर, स्विमिंग पूल है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के बच्चों को खेलों के प्रति उनकी बहुत अच्छी, टेबल टेनिस में चैम्पियन है ये, बास्केटबॉल में चैम्पियन है, एथलेटिक्स में सबसे अच्छा आते हैं, तो पढ़ाई में तो टॉप करते ही हैं। इस विद्यालय को पिछले 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश का नंबर 1 प्रथम स्थान मिला है डे और बोर्डिंग के स्कूलों में। और बोर्डिंग स्कूलों में प्रथम स्थान होने के नाते 8 वर्षों से यहाँ की सारी सुविधाएं, इनफैक्ट यहाँ पे जो डेयरी है और उसको भी प्रथम दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। वो बच्चों के दूध के लिए यहाँ की डेयरी बहुत अच्छी है और एक ग्रामीण स्कूल है जो निःशुल्क शिक्षा देता है आसपास के गरीब बच्चों के लिए। आसपास के रूरल एरियाज़ के सभी बच्चे उसमें पढ़ते हैं। इस प्रकार से सनबीम सन सिटी अपने आप में एक लैंडमार्क है और आज आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, स्वागत। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्वेलरी की दुकान से पैसे लेकर भागने वाले इनामिया अभियुक्त को सिगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज्वेलरी की दुकान से रुपए लेकर भागने वाला 20,000 का इनामिया अभियुक्त थाना सिगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित अभियुक्त दीपक झा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर दिल्ली की तरफ से आने वाली नीलगिरी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के संबंध में थाने सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त के पास से 42 लाख रुपए नगद, 500 रुपए की 84 गड्डी, जमा तलाशी के 3,700 रुपए, नेपाली 25 रुपए, एक आर्मी कलर बैग, एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया है। ये 20 मतलब पिछली महीने 20 अक्टूबर की वारदात है। मेरे कर्मचारी थे, इन्होंने बैंक गए, हर्ष कुमार सोनी और इसका दीपक झा दोनों मेरे के यहाँ। दीपक झा अभी 8 महीने से काम करता था और हर्ष कुमार सोनी मेरे के यहाँ पिछले 3.5 सालों से काम करता था। तो ये रेगुलर ही मेरा बैंक का काम करते थे, जाते थे, आते थे, दुकान का भी काम देखते थे और हमको पूर्ण बहुत विश्वास था इन लोगों पर, इसलिए हमेशा इन लोगों को भेजते थे। कभी कोई दिक्कत नहीं थी, कभी कोई परेशानी नहीं थी। क्या इनके दिमाग में आया, क्या नहीं आया, ये मेरे को नहीं मालूम। हमने इनका 1 घंटा तक वेट किया कि बैंक पता किए फ़ोन करके मैनेजर को
तो मालूम पड़ा बैंक के लोग पहुँचे नहीं हैं। तब हमने इनके घर खोजबीन कराई, तो घर खोजबीन हुआ तो मालूम पड़ा स्कूटी लड़के छोड़ के और मोबाइल छोड़ के यहाँ से भागे हैं। तब तत्काल तुरंत हम पुलिस स्टेशन आए और हमने यहाँ की कंप्लेन की। उसके बाद ये आपके सामने है ही है। पैसा था वो? टोटल 50 लाख था। अभी पुलिस ने कितना पैसा रिकवर किया? 42 लाख रुपया बरामद किए और दीपक झा पकड़ा गया। दीपक झा कितने दिनों से काम कर रहा था? दीपक झा पिछले 8 महीने से काम कर रहा था। और जो दूसरा लड़का है वो 4 साल से कर रहा था। 4 साल से काम कर रहा था। तभी ऐसा लगा आपको कि नहीं, कभी हमने उसके विश्वास के लिए हमने कई बार काउंटर पर पैसा छोड़ दिया, सोने की ज्वेलरी छोड़ दी, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया और न कभी कोई गड़बड़ी उन्होंने की। तो हमारा विश्वास होते चला गया। अरे पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, खासकर सिगरा पुलिस की तो जितनी भी हम तारीफ करें बहुत ही कम है। इन्होंने इतना लगन से, इतना मेहनत से इतना काम किया और सारी रिकवरी करा दी। अगर हम बात करें वो लड़का रहने वाला कहाँ का है? वो लड़का रहने वाला बचपन से ही बनारस रहता है। ऐसे उसका मतलब मेन जो है रहने वाला वो मधुबनी गाँव पटना का रहने वाला है और शुरू से उसकी माँ और ये जो है चोरी करने की वजह क्या थी? कुछ बताया है? ये नहीं बताया, बस उसकी चोरी की वजह थी कि हम अपना इससे कोई बिजनेस कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे, यही उसने बताया। तो अभी वो पकड़ा नहीं गया है? अभी एक पकड़ा नहीं गया। इसने बताया कि उसकी ये मनसा थी कि इससे हम इस पैसे से अपना व्यापार करेंगे, बाद में सिलेंडर करके और फिर गायब हो जाएंगे। कितनी उम्र रही होगी दोनों की? 24। तिथि 20/10/2023 को नरसिंह जो है अग्रवाल जी निवासी मलदैया, जिनकी ज्वेलरी की शॉप है, इनका 50 लाख रुपए 2 कर्मियों को जमा करने हेतु बैंक के लिए दिया था। दोनों कर्मियों ने जब बैंक में पैसा जमा नहीं किया और उनकी खोजबीन की है तो पुलिस स्टेशन सिगरा में इन्होंने एक तहरीर दिया जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस केस के अनावरण के लिए एडिशनल डीसीपी श्री चंद्रकांत मीणा के सुपरविजन व एसीपी चेतगंज श्री राजकुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में श्री राजू सिंह SHO सिगरा ने आज एक अभियुक्त को श्री जो है ओझा को गिरफ्तार दीनदयाल जंक्शन से किया। तो उसे दीपक झा अभियुक्त ने 42 लाख रुपए की रिकवरी कराया है। एक अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है और इस पूरी टीम ने बड़ी लगन निष्ठा से कार्य किया है। इसके उत्साहवर्धन एवं मनोबल को बढ़ाने हेतु पूरी टीम को 20,000 नगद से पुरस्कृत किया जाएगा। सर, देखा जा रहा है लगातार युवा पकड़ा रहे हैं, अपने हाथों से क्या कहना चाहेंगे कि अपराध? दशाश्वमेध वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन दशाश्वमेध वार्ड के चितरंजन पार्क में किया गया, जिसमें विविध योजनाओं का लाभ लोगों को, जनता को पहुंचाया जा रहा है, जिससे अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सके, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। कैंप में सहायक नगर आयुक्त संजय तिवारी, पार्षद नरसिंह बाबा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर देश दीपक द्विवेदी, कर अधीक्षक राजीव लोचन पाठक, खाद्य एवं पूर्ति निरीक्षक नम्रता श्रीवास्तव, डॉक्टर अनीता शुक्ला एवं अन्य टीम उपस्थित रही। ये कैंप वर्तमान में जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, जो भी हमारे यहाँ पे इस जोन से या अन्य पूरे वाराणसी शहर में हर जगह ये कैंप लग रहा है जोन वाइज नगर निगम की तरफ से, और समस्त विभाग इसमें जो भी अपनी लोगों के लिए व्यक्तिगत किसी भी तरह के पारिवारिक लाभ और अन्य लाभों के लिए योजनाएं चलाते हैं। समस्त प्रकार की योजनाएं जो शहरी क्षेत्र की हैं उनको कवर करने के लिए अगर कोई छूट गया है तो उसको उस योजना से संतृप्त किया जा सके, इसी के लिए कैंप का आयोजन हुआ है। ये शहरी क्षेत्र में लगभग 17 तरह की योजनाएं लिखी हुई हैं, जिसमें मूल रूप से प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड और इसी तरह से अन्य जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे PM विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा लोन और अन्य योजनाएं शामिल हैं। इसमें सबसे पहले पंजीकरण करा के वो संबंधित विभाग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे फॉर्म भर के उनको दे दें और उस योजना से संबंधित अगर वो पात्र हैं तो फॉर्म की जांच कराते हुए फिर उनको लाभ दिया जाएगा। ये कैंप वार्ड वाइज पूरे वाराणसी शहर में 8 जोन है इस समय नगर निगम वाराणसी में, 8 जोन में ये कैंप लग रहा है। आज 8 जोन में लगा हुआ है। इसी तरह से लगातार डेट वाइज ये वार्ड बदल के हर जोन के अलग वार्ड में, जैसे हमारे यहाँ आज दशाश्वमेध जोन के दशाश्वमेध वार्ड में लगा है चितरंजन पार्क में, ऐसे ही कल बंगाली टोला में लगेगा और उसके आगे दिनों में लगातार जब तक हमारे सारे वार्ड कवर नहीं हो जाएंगे लगातार चलेगा। BHU दृश्य कला संकाय में नेशनल सेमिनार आयोजित किया गया।
काशीहिंदू विश्वविद्यालय स्थित दृश्य कला संकाय में 3 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और कुलगीत के साथ हुआ। तदुपरांत मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्रम देकर किया गया। दृश्य कला संकाय में जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बीएचयू दृश्य कला संकाय की ओर से आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के डायरेक्टर अभिजीत दीक्षित ने संबोधित किया। दृश्य कला संकाय की डीन डॉक्टर उत्तमा दीक्षित ने कहा कि ये आयोजन जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। इस दौरान 15 से 26 तक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा, डॉक्टर अमरीश कुमार, प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित सहित सैकड़ों की संख्या में दृश्य कला संकाय के छात्र छात्राएं और शोध छात्र उपस्थित रहे। ये आयोजन जो है ये हमारी जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है, जिसमें कि 15 से 26 नवंबर तक बीच में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं हर जगह। तो इसमें हम इस श्रृंखला में हम लोगों की तरफ से यहाँ वर्कशॉप हो रहा है, पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है और साथ में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, संगोष्ठी हो रही है जी। कितने दिनों का ये अभी फ़िलहाल तो नहीं, ये 3 दिन का है, जिसमें एक बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं। तो आज चीफ गेस्ट के रूप में कौन? जी, आज चीफ गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ आए हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी आए हैं। ये डायरेक्टर हैं वहाँ के जी। कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? इसमें तो बहुत सारे बच्चों ने, ये 3 प्रोग्राम में अलग अलग दिन में अलग अलग मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अभी आज की डेट में जो है वो मतलब 100 से ज़्यादा है। अगर आज ये सबका हो जाएगा प्रेजेंटेशन तो ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग कल भी इस सेमिनार को आगे ले जाएंगे और कल यहाँ पे वर्कशॉप भी होगा। उसके बाद वो कंपटीशन भी होगा, पेंटिंग कंपटीशन भी होगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन होने जा रहा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत महोत्सव 25 नवंबर को विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में मनाया जाएगा, जिसमें कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अध्यक्षता करेंगी। कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा इस समारोह में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के लैब का उद्घाटन किया जाएगा। समारोह में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत भाषण करेंगे। विशिष्ट अतिथि विधि विशेषज्ञ, उच्च शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा स्नातकों को उपाधि पत्र प्रदान करेंगे। देखिए, इस संस्कृत विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा पर्व दीक्षांत महोत्सव परसों दिनांक 25 नवंबर 2023 को प्रातः 11 बजे से आरंभ होगा। उसी के उपक्रम में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस महोत्सव की अध्यक्षता इस विश्वविद्यालय की यशस्विनी कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश जैसे महनीय प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी इसकी अध्यक्षता करेंगी। और इसके साथ साथ इस दीक्षांत महोत्सव में जो मुख्य अतिथि की भूमिका में हैं वह देश के जाने माने संस्कृत के विद्वान, प्रख्यात दार्शनिक और नई दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी रहेंगे। उनका दीक्षांत भाषण होगा और हमारे सौभाग्य से इस प्रदेश के यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी कृपापूर्वक हमारे बीच में रहेंगे। वो विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना आशीर्वाद हमें देंगे। आदरणीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमती रजनी तिवारी जी किसी कारणवश अन्यत्र व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं होंगी। उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। और लगभग 14,500 छात्र
इस महोत्सव के माध्यम से उपाधियां प्राप्त करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको आपके सेवा में कहना चाहूँगा कि इस विश्वविद्यालय ने भारतीय विद्याओं को सर्वजन सुलभ बनाने के निमित्त एक उपक्रम आरंभ किया है। 10 प्रमुख विषयों में ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र हमने स्थापित किया है और उसको आधुनिक सुविधाओं से सज्ज करके तैयार किया है। उसका भी लोकार्पण उस दिन हम माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के करकमलों से करवाएंगे। सामान्यतया उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने चला दिया, लेकिन उसका भौतिक उद्घाटन जो है आदरणीय राज्यपाल हमारी महनीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के करकमलों के द्वारा उस दिन हम संपन्न कराएंगे। और इस केंद्र के माध्यम से भारतीय विद्याओं में छिपे हुए अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान का लाभ जन सामान्य तक पहुँचे, इस दृष्टि से इस विश्वविद्यालय ने 10 विशेष पाठ्यक्रमों को चुना है और उसमें लगभग 550 से ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण करवाया है अभी तक, और उन लोगों को हम ऑनलाइन माध्यम से उसका प्रशिक्षण देंगे। ये प्रथम बार इसमें हो रहा है। ये आपसे मिल उल्लूक महोत्सव के आयोजन के संदर्भ में आयोजकों ने जानकारी दी और कोटर पूजन किया गया। बनारसी मस्ती का प्रतीक उल्लूक महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 25 नवंबर को लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि आयोजन के इष्ट उल्लूक देव इस आयोजन तक काशी में निवास करेंगे। इसके लिए छोटी गैबी स्थित गैबेश्वरनाथ अखाड़े में पुराने पेड़ पर निर्मित कोटर का रंग रोगन किया गया तथा काशी के अड़ीबाज और अल्हड़ों ने टीम पीटते हुए इस अनोखे गृह प्रवेश पर पूजन आरती की। आयोजकों ने बताया कि इस अनोखे महोत्सव में उल्लूक देव की बारात गाजे बाजे के साथ कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से आयोजन स्थल पर पहुंचेगी, जहां भव्य स्वागत और आरती की जाएगी। ये 23वां वर्ष है उल्लूक महोत्सव का। उल्लूक माने उल्लू, तो उल्लू कोटर में रहता है, पेड़ों के जहाँ कोटर रहता है उसमें रहता है। तो आज हम लोग उनके रहने की व्यवस्था, उनके फ्लैट की व्यवस्था कर रहे हैं और 25 को उल्लूक महोत्सव मारवाड़ी युवक संघ में होगा। ये 23वां वर्ष है। तो बंधुओं, आप सोचते होंगे कि उल्लूक महोत्सव क्यों? हम लोग उल्लू ही है। जैसे कहा जाता है ना कि हर बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। हर जगह उल्लू है, लेकिन हम लोग अगर साल भर एक पार्टी का विरोध करेंगे, जब चुनाव आएगा तो उसी पार्टियों को वोट दे देंगे। तो ये उल्लूपन है ना, है समझ बूझ के काम करना चाहिए। तो उल्लू देश हमारे समाज में ही है, कहीं आपको खोजना नहीं पड़ेगा। कितनी पुरानी ये परंपरा है? ये परंपरा तो बहुत पुरानी है। पहले प्रकाशन होता था, इस पत्रिका का उल्लू पत्रिका निकाली जाती थी आज से 65 बरस पहले से, और लगातार चलती आ रही थी, लेकिन बिचवा में बंद हो गया था। जैसे कि जानते कई विकेट गिर जाते हैं, तो भाई अब हम 85 के भय। तो इस बार उल्लूक महोत्सव में क्या खास होगा मारवाड़ी युवक? अब मारवाड़ी युवक में होगा कि माने हम उल्लूक महोत्सव में कवि सम्मेलन करते हैं और नगर के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और उसमें से जो ज़्यादा उल्लू रहता है उसको उल्लू थमा करके उनका सम्मान ज़्यादा तरीके से कर देते हैं। यही है उल्लू सब। तो चलते चलते पूरा एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हरि प्रबोधिनी एकादशी पर आस्थावानों ने किया गंगा स्नान, तुलसी विवाह की परंपरा का हुआ निर्वहन। लम्ही में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने की शिरकत।
दबंगों द्वारा मारपीट मामले में पीड़ित ने एम्बुलेंस से पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। और बीएचयू मालवीय भवन में मालवीय जी के ठाकुर जी की हुई पुनर्स्थापना। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।